गुजरात में हड़प्पा स्थल पर उत्खनन। कच्छ जिले के जूना खटिया गांव में हुए उत्खनन में शवाधानों की कतारें मिली हैं। इन शवाधानों से कंकाल के अवशेष, चीनी मिट्टी के बर्तन, मनके के आभूषण, जानवरों की हड्डियां आदि प्राप्त हुई हैं। प्राप्त अवशेष 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व नगरी हड़प्पा काल के हैं। इसका अर्थ है कि ये राज्य में स्थित कई अन्य हड़प्पा स्थलों से पूर्व तिथि के हैं। उत्खनन के मुख्य निष्कर्ष: धौलावीरा जैसे अन्य स्थलों में नगर के भीतर और उसके आसपास समाधान प्राप्त हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई बड़ी बस्ती नहीं मिली है। यह स्थल मिट्टी के टीले वाले समाधानों से पत्थर से निर्मित समाधानों की ओर संक्रमण को दर्शाता है। यहाँ से प्राप्त मृदभांडों की विशेषताएं और शैली सिंध व बलूचिस्तान के प्राक हड़प्पा स्थलों से मिले मृदभांडों के समान है। समाधानों के निर्माण के लिए स्थलीय चट्टान, बेसाल्ट आदि के पत्थरों का उपयोग किया गया है। इन पत्थरों को जोड़ने के लिए क्ले यानी मृत्तिका का उपयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी विख्यात है। में समाधान संस्कार की प्रमुख प्रथाएं। अलग अलग स्थानों पर समाधान की भिन्न भिन्न पद्धतियां प्रचलित थीं। यहाँ समाधान की 3 प्रथाएं प्रचलित थीं: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान एवं कलश समाधान। दाह संस्कार के बाद राख को दफनाना। सबसे आम समाधान प्रथा के तहत मृतक को एक साधारण गड्ढे या ईंट से निर्मित एक कक्ष में दफनाया जाता था। मृतक का सिर उत्तर दिशा की ओर किया जाता था। मृतक के साथ अनाज, मृदभांड, औजार और आभूषण जैसी वस्तुएं भी दफनाई जाती थीं। लोथल से युग्म समाधान पुरुष और महिला को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। नालंदा महाविहार। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा में 1200 साल पुराने 2 दानात्मक वस्तुनिष्ठ वोटिव लघु स्तूपों की खोज की है। नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर सराय टीला नामक टीले के निकट दानापुर लघु स्तूपों की प्राप्ति हुई है। इन लघु स्तूपों को मन्नत पूरी होने पर बनवाया जाता था। स्तूप शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ ढेर होता है। यह टीले की तरह अर्धगोलीय की समाधि संरचना है। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे होते हैं। उदाहरण के लिए सांची स्तूप बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित है। मेजर हड़प्पन साइट्स इन गुजरात: जूनी कुरान, धौलावीरा, दत्तानो, मोटी पिपली, सुरकोटदा, लोटेश्वर, पाबूमथ, देशलपुर, खिरसारा, कनमेर, शिकारपुर, बोगासारा, नगवाड़ा, कुंटसी, पिथौर, लाठौर, रंगपुर, बाबरकोट, ओरियोटिम्बो, रोजड़ी, पादरी, भोजपुटान। स्तूप की स्थापत्य कला से संबंधित विशेषताएं: इसमें गुंबद के आकार जैसा एक अर्धगोलाकार टीला या अंड होता है। इसमें एक वर्गाकार रेलिंग या हर्मिका बनी होती है। केंद्रीय स्तंभ 3 छतरी जैसी संरचना को आधार प्रदान करता है। यह संरचना बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का प्रतिनिधित्व करती है। यह 4 दीवारी से घिरा होता है और चारों दिशाओं में अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण बने होते हैं। अनुष्ठानिक परिक्रमा के लिए चारों अंड के चारों ओर एक गोलाकार चबूतरा बना होता है।
नालंदा महाविहार के बारे में, यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। इसमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी तक के एक मठ और शैक्षिक संस्थान के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नालंदा में गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ने कुछ समय के लिए निवास किया था। नागार्जुन, धर्मपाल, दिनाग, व शांतरक्षित जैसे विद्वान नालंदा महाविहार में संबंधित थे। ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे बौद्ध विदेशी यात्री भी इस स्थान पर आए थे। नालंदा महाविहार गुप्त राजवंश, कन्नौज के हर्ष और पाल राजवंश के संरक्षण में काफ़ी समृद्ध हुआ था। इसमें स्तूप, चैत्य और विहार, आवासीय एवं शैक्षिक भवन शामिल हैं तथा स्टूको, प्लास्टर, पाषाण और धातु कला की महत्वपूर्ण विशेषताएं मौजूद हैं। स्तूप का आरंभिक विकास क्रम। बुत्कारा का महान स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व। मौर्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व प्राप्त सिक्के, मौर्य शिष्ट एवं प्लास्टर। हिंद यवन 2री शताब्दी ईसा पूर्व प्राप्त सिक्के, मीनांडर प्रथम शिष्ट एवं प्लास्टर, उभारदार नक्काशी या मूर्तियों से सुसज्जित पैनलों से युक्त आले, बुत्कारा प्रथम। तीसरा, हिंद यवन 2री शताब्दी ईसा पूर्व प्राप्त सिक्के, मीनांडर प्रथम शिष्ट या प्लास्टर। चौथा, परवर्ती यवन हिंद सिक्के, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का उत्तरार्ध प्राप्त सिक्के, एजस द्वितीय, सोप स्टोन एवं प्लास्टर। पांचवा, कुषाण 2री शताब्दी ईसा प्राप्त सिक्के, कुषाण, सुपर स्टोन एवं प्लास्टर। फसल कटाई त्योहार। मकर संक्रांति पूरे देश में मनाया जाने वाला प्रमुख फसल कटाई त्योहार है। यह त्योहार अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न नामों, परंपराओं और उत्सवों के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है। यह मकर राशि में सूर्य के प्रवेश का पहला दिन भी है। मकर संक्रांति सर्द मौसम के अंत और सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही लंबे दिनों की शुरुआत का भी सूचक है। मकर संक्रांति के अनेक नाम। देश के अलग अलग हिस्सों में शीतकालीन फसल कटाई त्योहार को विविध नामों से जाना जाता है। कश्मीर में सिसूर या संक्रांत और हिमाचल प्रदेश में माघ साजी, जम्मू में मगही संग्रंद उत्तरायण और उत्तराखंड में उत्तरायणी या घुघतिया, पंजाब में लोहड़ी, गुजरात में सकरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या सकरात, गुजरात उत्तरायण, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति, मकर संक्रमण या मकर संक्रांति केरल में, और तमिलनाडु में थाई पोंगल, केरल में मकर विलक, मकर संक्रांति पेड़ा, पांडुगा और भोगी आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में, उड़ीसा में मकर संक्रांति, बिहार एवं झारखंड में मकर संक्रांति या सकरात, पौष संक्रांति पश्चिम बंगाल में, बिहू संक्रांति मेघालय में, मकर संक्रांति या पौष त्रिपुरा में, बिहू मिजोरम में, मकर संक्रांति मणिपुर में और नागालैंड में भी मकर संक्रांति, अरुणाचल प्रदेश में मकर संक्रांति और बिहू, असम में माघ बिहू या भोगली बिहू, सिक्किम में माघ संक्रांति, उत्तर प्रदेश में किचेरी यानी खिचड़ी, थुलाल, ओटन थुल्लाल या थुल्लाल केरल का गायन और नृत्य कला का एक रूप है। यह कला अपने हास्य और सामाजिक व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत 18वीं सदी में महान कवि कुंचन नाम्बियार ने की थी। कथकली और कुडियाट्टम
मोहिनीअट्टम जैसे अधिक जटिल नृत्य रूपों के विपरीत यह कला अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रदर्शन के दौरान थुल्लाल कलाकार को एक गायक द्वारा सहयोग दिया जाता है। वह गायक छंदों को दोहराता है। गायक के साथ मृदंगम या थोपी, मद्दलम, थाप और झांझ का एक वाद्य समूह होता है। इस कला का सृजन 3 अलग-अलग संस्करणों में हुआ है। इसमें ओट्टन थुल्लाल, सीतांकन थुल्लाल और परायण थुल्लाल शामिल हैं। राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार के बारे में। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पद्म पुरस्कारों को 1954 में स्थापित किया गया था। इनकी घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। 1978, 1979 तथा 1993 से 1997 के दौरान आए कुछ व्यवधानों को छोड़कर ये पुरस्कार हर साल प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार किसी टाइटल या उपाधि के सूचक नहीं होते और इन्हें नाम के आगे या पीछे उपयोग नहीं किया जा सकता। श्रेणियाँ। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। पद्म भूषण उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए तथा पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए। पुरस्कार देने का उद्देश्य। यह ऐसी सभी विषयों, गतिविधियों के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करता है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल हो। इन क्षेत्रों में कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, सिविल सेवा, खेल आदि शामिल है। सिफारिशी नामांकन। ये पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, जिसका गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इनके तहत स्व-नामांकन भी किया जा सकता है। हालांकि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वालों सहित सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं। अन्य संबंधित तथ्य। एक वर्ष में दिया जाने वाले पुरस्कारों की संख्या, कुल संख्या मरणोपरांत पुरस्कारों और एनआरआई विदेशियों ओसीआई को प्रदायगी को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होती चाहिए। ये पुरस्कार आमतौर पर मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं। हालांकि अत्यधिक पात्र मामलों में सरकार मरणोपरांत भी पुरस्कार प्रदान करने पर विचार कर सकती है। उच्चतर श्रेणी का पद्म पुरस्कार केवल उसी मामले में प्रदान किया जा सकता है जिस मामले में पूर्व पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने के समय में कम से कम 5 वर्ष की अवधि बीत गई हो। हालांकि अत्यधिक पात्र मामलों में पुरस्कार समिति द्वारा इस अवधि में छूट प्रदान कर सकती है। पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है। इसके तहत कोई नकद पुरस्कार शामिल नहीं है। परमवीर चक्र। पराक्रम दिवस पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े मानव रहित द्वीपों के नाम 21 परमवीर चक्र पीवीसी पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पीवीसी भारत का सर्वोच्च सैन्य पदक है। इसे युद्ध के दौरान अद्भुत वीरता प्रदर्शित करने पर दिया जाता है। इसे श्रीमती सावित्री खानोलकर ने डिजाइन किया था। यह पदक कांस्य से बना होता है। इसके सामने के हिस्से पर इंद्र के वज्र की 4 प्रतिकृतियां बनी होती हैं जो शिव जी की तलवार से घिरी हुई है। पदक के मध्य भाग में राजकीय चिन्ह बना हुआ है। मेजर सोमनाथ शर्मा मरणोपरांत प्रथम पीवीसी पुरस्कार विजेता थे। परमवीर चक्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। मध्य प्रदेश के भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भाग लेने वाले एथलीटों, प्रशिक्षकों, सहायक कर्मचारियों आदि की संबंधित जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। KI
वाईजी के बारे में। KIYG का आयोजन पहली बार 2018 में नई दिल्ली में किया गया था। KIYG के वर्तमान संस्करण 5वें में अंडर 18 आयु वर्ग में भाग लेने वाले एथलीट भी शामिल होंगे। इसके अलावा खेलों के इतिहास में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2022। राष्ट्रपति ने 43 लोगों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2022 प्रदान करने को मंजूरी दी है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में सराहनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार निम्नलिखित 3 श्रेणियों में दिया जाता है: सर्वोत्तम जीवन रक्षक, उत्तम जीवन रक्षक पदक और जीवन रक्षा पदक। जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। इसे मरणोपरांत भी प्रदान किया जा सकता है। नीति शास्त्र, एथिक्स, उत्पादों के विज्ञापन में इन्फ्लुएंसर की नैतिकता। सुर्खियों में क्यों? केंद्र ने मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए एंडोर्समेंट्स नो हाउ शीर्षक से एंडोर्समेंट दिशा निर्देश का एक सेट जारी किया है। ये दिशा निर्देश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के समग्र दायरे के अधीन जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि एंडोर्समेंट्स नो हाउ शीर्षक उत्पादों के विवेकपूर्ण समर्थन अर्थात उत्पादों के प्रचार प्रसार से पहले उनकी जांच परख करने की आवश्यकता पर जोर देता है। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट क्या है? एंडोर्समेंट उत्पादों के विज्ञापन का एक तरीका है। इसके तहत उत्पादों के विज्ञापन हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों अथवा मशहूर हस्तियों या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का उपयोग किया जाता है। ऐसे लोगों को जनसामान्य के बीच ख्याति अधिक होती है तथा सामान्य जनता का ऐसे लोगों पर भरोसा अधिक होता है। साथ ही लोगों के बीच ये अत्यधिक सम्मानित या प्रचलित होते हैं। एंडोर्समेंट करने वाली मशहूर हस्तियों या इन्फ्लुएंसर्स में खरीदारों को प्रभावित करने या उत्पादों के उपयोग हेतु जारी करने की क्षमता अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें समाज में रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है। इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट की समझ नैतिक मुद्दे क्या हैं? विश्वास के दुरुपयोग का मामला। इन्फ्लुएंसर्स के साथ प्रशंसक अत्यधिक घनिष्ठता से जुड़े हुए होते हैं। अतः ऐसे में प्रशंसकों की इन्फ्लुएंसर के प्रति यह धारणा होती है कि वे ऐसे किसी भी चीज़ की अनुशंसा नहीं करेंगे जो हानिकारक या निम्न गुणवत्ता वाली हो। हालांकि ब्रांड मार्केटिंग के मामले में इन्फ्लुएंसर्स द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है। उच्च प्रभाव के बावजूद अल्प उत्तरदायित्व इन्फ्लुएंसर में उपभोक्ताओं को उत्पादों के उपयोग हेतु राजी करने की क्षमता अधिक होती है। हालांकि ऐसा कोई भी तंत्र मौजूद नहीं है जो एंडोर्स किए गए उत्पादों की जांच पड़ताल के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाता हो। वाणिज्यिक संदेश को अलग करना कठिन अर्थात एंडोर्समेंट में अस्पष्टता, प्रायोजित या पेड प्रमोशन का अभाव। इन्फ्लुएंसर्स द्वारा किए जाने वाले प्रचार अक्सर विज्ञापनों की तरह नहीं बल्कि एक सामान्य सलाह के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। विज्ञापन किसी भी तरह के प्रकटीकरण के बिना पोस्ट किए जाते हैं जहां उन्हें चिन्हित या अलग कर पाना यानी प्रायोजित है या नहीं कठिन हो जाता है। इन्फ्लुएंसर्स में उत्पाद की प्रकृति या गुणवत्ता की समझ का अभाव। कभी कभी इन्फ्लुएंसर के पास स्वयं उस उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में सीमित जानकारी होती है जिसका ये प्रचार कर रहे होते हैं। गौरतलब है कि फायर फेस्टिवल फ्रॉड इसका एक उदाहरण रहा है। एंडोर्समेंट या विज्ञापन में नैतिकता की आवश्यकता क्यों? मशहूर हस्तियों से प्रभावित लोग विज्ञापनों से प्रभावित होते हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि वे समझदारी भरा निर्णय ले रहे हैं।
आम लोग मशहूर हस्तियों के रहन सहन के पैटर्न में बहुत गहरी रुचि रखते हैं और उनके जीवन स्तर को अपने लिए रोल मॉडल मानते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विज्ञापन सही ढंग से विज्ञापनकर्ता के वास्तविक विश्वासों और विचारों को दर्शाए। चूँकि विज्ञापन उपभोक्ता व्यवहार को बहुत प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सच्चे व पारदर्शी हों, भ्रामक न हों। भ्रामक विज्ञापनों को रोकना चाहिए। ये विज्ञापनकर्ता की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उपभोक्ता स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। हितों का टकराव और भ्रामक मार्केटिंग। उत्पादों का विज्ञापन यह दिखाते हुए किया जाता है कि उन्हें उपभोक्ता के लाभों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन वास्तव में उत्पादों का प्रचार केवल लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। बच्चों या किशोरों जैसे संवेदनशील समूहों को लक्षित करना। इन्फ्लुएंसर्स द्वारा किए जाने वाले उत्पादों के विज्ञापन का तार्किक मूल्यांकन करने में बच्चे या किशोर असमर्थ होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स का पक्ष। विस्तृत जांच पड़ताल संबंधी अनुचित अपेक्षा। सेलिब्रिटीज़ को अक्सर उन ब्रांड्स की उचित जांच पड़ताल न करने के लिए दोषी ठहराया जाता है जिनका वे प्रचार करते हैं। यथोचित जांच पड़ताल की इस अपेक्षा का कोई और छोर नहीं होता है और यह अक्सर अनुचित होती है। साथ ही एक पक्ष यह भी है कि इस तरह की यथोचित जांच पड़ताल के लिए आवश्यक डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं होता है। ब्रांड की जिम्मेदारी। इन्फ्लुएंसर समूह ने तर्क दिया है कि सबसे पहले भ्रामक विज्ञापन तैयार करने वाले ब्रांड्स को समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। नैतिक सीमाएं। कार्बोनेटेड बेवरेज और फेयरनेस क्रीम जैसे उत्पादों के मामले में सेलिब्रिटी को स्वयं ही नैतिक सीमाएं तय करनी चाहिए। उदाहरण के लिए पी गोपीचंद ने कार्बोनेटेड शीतल पेय के हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों के कारण ऐसे पदार्थों का प्रचार नहीं करने का फैसला किया था। किसी ब्रांड के एंडोर्समेंट में इन्फ्लुएंसर्स की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता दांव पर लगी होती है, इसलिए वे स्वयं प्रायः विज्ञापन संबंधी निर्णय के बारे में सचेत रहते हैं क्योंकि उनका नाम लंबे समय तक ब्रांड छवि से जुड़ा रहता है। एंडोर्समेंट नो हाउ गाइडलाइंस फॉर सेलिब्रिटी एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। उन सभी उत्पादों या ब्रांड्स के मौद्रिक या भौतिक लाभों का प्रकटीकरण अनिवार्य है जिन्हें इन्फ्लुएंसर्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचारित कर रहे हैं। उपर्युक्त भौतिक लाभों में शामिल है लाभ और प्रोत्साहन तथा मौद्रिक या अन्य क्षतिपूर्ति, यात्राएं या होटल में ठहरने जैसी सुविधाएं। मीडिया सौदेबाजी, कवरेज के पुरस्कार, शर्तों के साथ या बिना शर्तों के मुफ्त उत्पाद, छूट, उपहार और कोई भी पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत या रोजगार संबंध आदि शामिल हैं। जुर्माना। अनिवार्य प्रकटीकरण में विफल रहने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि नियमों का कोई उल्लंघन होता है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CPA 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापनों के लिए निर्धारित जुर्माना लागू होगा। स्पष्ट सूचना। एंडोर्समेंट में प्रकटीकरण को सरल और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। साथ ही विज्ञापन, प्रायोजित या पेड प्रमोशन जैसे शब्दों का उपयोग सभी प्रकार के एंडोर्समेंट के लिए किया जाना चाहिए। उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से विज्ञापन करना। मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को किसी भी ऐसे उत्पाद या सेवा का समर्थन नहीं करना चाहिए जिनकी उन्होंने यथोचित जांच पड़ताल न की हो या जिनका उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उपयोग न किया हो। CPA 2019 के तहत जुर्माना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA विनिर्माताओं, विज्ञापनदाताओं और एंडोर्सर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है तथा बार बार उल्लंघन करने वालों पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। CCPA एक भ्रामक विज्ञापन के एंडोर्सर को 1 वर्ष तक के लिए कोई भी एंडोर्समेंट करने से रोक सकता है। बाद में उल्लंघन के लिए निषेध को 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
आगे की राह। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए आचार संहिता। इसके तहत उन पर उत्पादों की प्रामाणिकता के आकलन संबंधी अनिवार्यता तथा उन पर अपने प्रशंसकों के लिए सुरक्षित और लाभकारी उत्पादों के प्रचार प्रसार जैसी शर्तों को लागू किया जाना चाहिए। सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर समूहों द्वारा स्वनिगमन। इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग इंडस्ट्री को स्वयं दिशा निर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं के एक सेट के साथ आगे आना चाहिए। ऐसे दिशा निर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुसरण कर इन्फ्लुएंसर्स यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके विज्ञापन एंडोर्समेंट नैतिक और पारदर्शी हैं। आयु प्रतिबंध और पेरेंटल कंट्रोल्स को लागू करना। इस तरह के उपाय से बच्चों या किशोरों पर भ्रामक विज्ञापनों के पड़ने वाले प्रभाव को रोका जा सकता है। एक सरकारी यथोचित जांच पड़ताल प्रणाली का निर्माण करना। उत्पादों या सेवाओं से संबंधित दावों की लगातार जांच करने के लिए सरकार एक समिति या फोरम का गठन कर सकती है। यह सेलिब्रिटीज़ पर यथोचित जांच पड़ताल के दायित्व को सीमित करेगा और ब्रांड उत्तरदायित्व की भावना को उत्पन्न करेगा। सुर्खियों में रही योजनाएं। पीएम स्वनिधि सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्वयं योजना की समय सीमा को बढ़ाकर 2024 दिया है। उद्देश्य रियायती ब्याज दर पर 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना, ऋण के नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना और डिजिटल लेन देन को पुरस्कृत करना। यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसे आवास और शहरी मंत्रालयों के मामलों के मंत्रालय ने 2020 में लॉन्च किया था। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती दर पर कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना था ताकि वे कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित अपनी आजीविका को फिर से शुरू कर सकें। शुरुआत में इस योजना की अवधि मार्च 2022 तक थी। अब इसे दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही इस योजना के तहत निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ऋण देने की अवधि का विस्तार दिसंबर 2024 तक। क्रमशः 10,000 रुपये और 20,000 रुपये के पहले और दूसरे ऋण के अलावा 50,000 रुपये तक के तीसरे ऋण की शुरुआत। देश भर में पीएम स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए स्वनिधि से समृद्धि घटक का विस्तार। ब्याज सब्सिडी। इस योजना के तहत ऋण लेने वाले वेंडर्स 7% की दर से ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं। लक्षित लाभार्थी। यह योजना 24 मार्च 2020 या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर्स, वेंडिंग सहित आसपास के पेरी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों के वेंडर्स के लिए उपलब्ध है। वेंडर्स के लिए पात्रता मानदंड। शहरी स्थानीय निकायों ULBs द्वारा जारी किए गए वेंडिंग सर्टिफिकेट पहचान पत्र वाले स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे वेंडर्स जिन्हें सर्वेक्षण में चिन्हित किया गया है परंतु उन्हें वेंडिंग प्रमाण पत्र पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पात्रता। यह योजना केवल उन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन अधिनियम 2014 के तहत नियमों और योजनाओं को अधिसूचित किया है। हालांकि मेघालय के लाभार्थी जिनका अपना स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है योजना में भाग ले सकते हैं। डिजिटल लेन देन। यह योजना कैशबैक सुविधा के माध्यम से वेंडर्स द्वारा डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करेगी। ऋण देने वाली संस्थाएं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय। सरकारी कल्याणकारी योजनाएं। प्रधानमंत्री जन जीवन बीमा ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन अधिनियम के अंतर्गत धनीकरण,
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पोर्टेबिलिटी लाभ, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कंपनियां, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं और स्वयं सहायता समूह, एसएचजी बैंक, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम। स्वनिधि से समृद्धि पीएम स्वनिधि का एक अतिरिक्त कार्यक्रम है जिसे 4 जनवरी 2021 से शुरू हुए चरण 1 में 125 शहरों में लॉन्च किया गया था। उद्देश्य: पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों और उनके परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करना और अलग अलग केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के लिए उनकी संभावित पात्रता का आकलन करना और इन योजनाओं के साथ उनके जुड़ाव को सुगम बनाना। पात्र योजनाओं के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन भागीदार है। जल जीवन मिशन सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि देश के 11 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन हैं। उद्देश्य: प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना। गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखा प्रवण और मरुस्थलीय क्षेत्रों के गांवों, संसद आदर्श ग्राम योजना के अधीन आने वाले गांवों आदि में FHTC के प्रावधान को प्राथमिकता देना। स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों के लिए कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना। नल कनेक्शन की कार्यक्षमता की निगरानी करना। नकद, वस्तु या श्रम और स्वैच्छिक श्रमदान में योगदान के माध्यम से स्थानीय समुदायों में स्वैच्छिक स्वामित्व को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना। इस क्षेत्र में मानव संसाधन को सशक्त और विकसित करना। सुरक्षित पेयजल के अलग अलग पहलुओं और महत्व पर जागरूकता सृजित करना। मुख्य विशेषताएं: इस कार्यक्रम को राज्य सरकारों के सहयोग से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। प्रमुख विशेषताएं: जलापूर्ति के लिए बस्तियों से घरों पर ध्यान केंद्रित करना। सार्वजनिक उपयोगिता के लिए सेवा वितरण और कार्यक्षमता ध्यान देना। जलापूर्ति योजनाओं की दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक स्वामित्व पर बल देना। जलापूर्ति के प्रबंधन में महिलाओं और कमजोर वर्गों की केंद्रीय भूमिका सुनिश्चित करना। बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में पाइपलाइन से जलापूर्ति करना। गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में पीने योग्य जल की आपूर्ति करना। महिलाओं को शामिल करते हुए स्थानीय समुदाय के माध्यम से जल की गुणवत्ता की निगरानी करना। JJM के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र: राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, राज्य जल और स्वच्छता मिशन, जिला जल और स्वच्छता मिशन, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, उपयोगकर्ता समिति। जल जीवन मिशन विजन SDG के अनुरूप पर्याप्त मात्रा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। विश्वसनीयता, नियमित और सुरक्षित। न्याय संगतता और समावेशिता, कोई भी पीछे ना छूटे। संधारणीयता, स्रोत, प्रणाली और वित्तीय सामर्थ्य, उचित उपयोगकर्ता शुल्क, गुणवत्ता BIS 10-500। जल जीवन मिशन SDG 6 लक्ष्यों को हासिल करने वाला शायद दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसने समय से पहले इसे प्राप्त किया है। JJM के अधीन घटक अलग अलग स्रोतों, कार्यक्रमों से धन प्राप्त करने के प्रयास करना और अभिसरण महत्वपूर्ण है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए गांव में पाइपलाइन से जलापूर्ति और संरचना का विकास करना।
जलापूर्ति प्रणाली की दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास करना और या मौजूदा स्रोतों का संवर्धन करना, जहाँ भी आवश्यक हो। प्रत्येक ग्रामीण परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए थोक जल अंतरण, शोधन संयंत्र और वितरण नेटवर्क तैयार करना। जहाँ जल की गुणवत्ता खराब हो वहाँ दूषित जल के शोधन के लिए तकनीकी हस्तक्षेप करना। 55 आईपीसीडी के न्यूनतम सेवा स्तर पर एफएचटीसी प्रदान करने के लिए पूर्ण हो चुकी और चल रही योजनाओं की रेट्रोफिटिंग करना। ग्रे वाटर प्रबंधन, इसके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए अलग अलग हितधारकों और सहायक गतिविधियों में क्षमता निर्माण करना। वित्त साझाकरण प्रणाली, केंद्र द्वारा विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% योगदान किया जाएगा। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90 से 10 योगदान किया जाएगा तथा शेष राज्यों के लिए 50-50 यानी 50-50 योगदान किया जाएगा। जल गुणवत्ता निरीक्षण और निगरानी, जेजेएम जल जीवन मिशन के तहत राज्य संघ राज्य क्षेत्र WQMNS गतिविधियों के लिए अपने वार्षिक आवंटन के 2% तक का उपयोग कर सकते हैं। इसमें जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना और सुदृढ़ीकरण उपकरणों की खरीद आदि शामिल है। सुर्खियों में रहे स्थल। संयुक्त राज्य अमेरिका, हवाई द्वीप पर स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में फिर से उद्गार हुआ। गुयाना, भारत और गुयाना तेल एवं गैस क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमत हुआ। ये है गुयाना। पेरू ने राजधानी लीमा सहित कई अन्य क्षेत्रों में आपातकाल घोषित कर दिया है। सूरीनाम, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में सूरीनाम के राष्ट्रपति ने भाग लिया। इसमें उन्होंने कैरेबियन क्षेत्र में एक हिंदी भाषा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया है। ऑस्ट्रिया, भारत व ऑस्ट्रिया एक कम्प्रहेंसिव माइग्रेशन पर हस्ताक्षर करेंगे। क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपना लिया है और यूरोप के पासपोर्ट मुक्त शेंजेन क्षेत्र में शामिल हो गया है। अबेई क्षेत्र, भारतीय सेना ने अबेई में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में महिला शांति रक्षक सैनिकों को अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी तैनात की है। युगांडा ने घातक इबोला रोग के उन्मूलन की घोषणा की है। सोमालिया, अमेरिका द्वारा सोमालिया में किए गए हमले में अल शबाब के लगभग 30 लड़ाके मारे गए हैं। ओमान, भारत और ओमान ने संयुक्त रूप से आतंकवाद के सभी स्वरूपों से निपटने पर सहमति प्रकट की है। मिस्र के राष्ट्रपति ने भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की यात्रा की थी। स्विट्जरलैंड मत्स्य सब्सिडी पर नए समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का पहला सदस्य बन गया है। साउथ कोरिया, भारत और साउथ कोरिया ने कई
क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। जापान और भारत ने टोक्यो के निकट पहला संयुक्त फाइटर जेट अभ्यास शुरू किया है। सुर्खियों में रहे स्थल भारत। हिमाचल प्रदेश। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हिमाचल प्रदेश में सुन्नी बौद्ध जल विद्युत परियोजना के लिए निवेश को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये है लद्दाख। भारतीय सेना ने सियाचिन क्षेत्र में अपनी पहली महिला अधिकारी को तैनात किया है। बिहार। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा में 1200 साल पुराने 2 दानात्मक लघु स्तूपों की खोज की है। गुजरात। कच्छ जिले के जूना खटिया गांव में हुए उत्खनन में संवादानों की कतारें मिली हैं। अब प्राप्त अवशेष 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व नगरीय हड़प्पा काल के हैं। महाराष्ट्र में एक अलग प्रकार का पठार खोजा गया है। गोवा। देश के पहले पर्पल फेस्ट का उद्घाटन गोवा में किया गया है। यह फेस्ट देश भर के दिव्यांग लोगों को एक साथ लाता है। कर्नाटका। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में बंजारा जनजाति के लोगों को हक्कू पत्र, मालिकाना अधिकार पत्र वितरित किए हैं। केरल। व्हाइट टम्प्टेड रॉयल तितली को कलियाड में देखा गया है। कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। वायनाड जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। उत्तर प्रदेश। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन के रूप में सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। असम। वर्ष 2022 में असम में एक भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ। मणिपुर के जेलियांगरोंग समुदाय ने पारंपरिक गान गंगाई उत्सव मनाया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने मोइराम में कुछ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। पश्चिम बंगाल ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। भरतपुर क्षेत्र में किए गए उत्खनन में बौद्ध मठ पारेसर की खोज हुई है। जलवायु परिवर्तन प्रेरित वायु लवणता के कारण जातर देउल मंदिर की बाहरी दीवार धीरे धीरे क्षीण हो रही है। झारखंड सरकार ने जैन समुदाय के एक पवित्र स्थल शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। जैन समुदाय सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उच्चतम न्यायालय की एक समिति ने अंडमान में धाम आयल की बागवानी को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया है। केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। इस परियोजना के
41,000 करोड़ रुपए के निवेश से पूरा होने की संभावना है। सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व। तिरुवल्लुवर दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस तिरुवल्लुवर की जयंती को चिन्हित करने के लिए पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। उन्हें वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है। वह एक तमिल कवि, संत और दार्शनिक थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म मयलापुर में हुआ था। यह स्थल वर्तमान में चेन्नई के निकट स्थित है। मयलापुर 4वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ था। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मयलापुर में एकम्बरेश्वर मंदिर परिसर के भीतर एक मंदिर बनाया गया था। यह मंदिर तिरुवल्लुवर को समर्पित है। वर्ष 1976 में वल्लुवर कोट्टम नामक एक मंदिर स्मारक चेन्नई में बनाया गया था। यह एशिया के सबसे बड़े सभागारों में से एक है। कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। वह अपनी कृति तिरुकुरल के लिए सर्वाधिक विख्यात है। यह कृति राजनीति, प्रेम, नैतिकता और अर्थशास्त्र से संबंधित मामलों पर दोहों का एक संग्रह है। प्रदर्शित नैतिक मूल्य। नैतिक जीवन के प्रति प्रतिबद्धता। उन्होंने मानव इतिहास में नैतिकता पर अब तक की पहली पुस्तक लिखी। उन्होंने व्यक्ति और समाज का कल्याण सुनिश्चित करने में पेशेवर एवं व्यक्तिगत नैतिकता दोनों के महत्व का वर्णन किया। रानी वेल्लु नचियार को वीर भंगई, तमिल में इसका अर्थ होता है बहादुर महिला, के नाम से भी जाना जाता था। वह रामनाथपुरम के राजा चेल्लू मुत्तु विजय रघुनाथ सेतुपति की पुत्री थी। वह 1780 से 1790 तक शिवगंगा रियासत, वर्तमान तमिलनाडु में की भी रानी रही थी। उसने महिलाओं की एक सेना का गठन किया था। इस सेना को उदयाल कहा जाता था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध घोषित करने वाली पहली शासिका थी। उसने वर्ष 1780 में अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली के साथ गठबंधन किया। दृढ़ता और आत्मविश्वास। किंवदंती के अनुसार रानी वेलु नचियार का आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला करने का फैसला किया, लेकिन बाद में उन्हें दूसरों के साथ गठबंधन करने की सलाह दी गई। इसके पश्चात उन्होंने शत्रुओं की अपूरणीय क्षति पहुंचाई। वह कई भाषाओं, अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू आदि में दक्ष थीं। इसके अलावा वह एक प्रशिक्षित योद्धा, अदम्य साहसी, बहादुरी और दृढ़ संकल्प के गुणों से युक्त थीं। वह महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक है। ये थोड़ा सा तिरुवल्लुवर के नैतिक मूल्य के बारे में जो इन्होंने प्रदर्शित किया, नहीं पढ़े थे। नैतिक जीवन के लिए प्रतिबद्धता। उन्होंने मानव इतिहास में नैतिकता पर अब तक की पहली पुस्तक लिखी। उन्होंने व्यक्ति और समाज का कल्याण सुनिश्चित करने में पेशेवर एवं व्यक्तिगत नैतिकता दोनों के महत्व का वर्णन किया। वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार ने वीर नारायण सिंह के सम्मान स्वरूप एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रखा है। यह सोना खान छत्तीसगढ़ के एक जमींदार थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। उन्हें प्रथम छत्तीसगढ़ी स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उनके पूर्वज गोंड जनजाति से थे। बाद में उन्होंने गोंड से अपनी संबद्धता को त्याग दिया था और बिंझवार जनजाति से संबद्ध हो गए थे। दृढ़ संकल्प और साहस। महत्वपूर्ण चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने के बावजूद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ने और बदलाव लाने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रयास करते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें 1856 में एक व्यापारी के अनाज के भंडारण को लूटने और अकाल के दौरान गरीबों में बांटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मन्नतु पद्मनाभम 1878 से 1970। उनका जन्म केरल के कोट्टायम जिले के पेरुन्ना गांव में हुआ था।
उन्होंने 1893 ईस्वी में एक शिक्षक के रूप में अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत की थी। बाद में वे मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में वकालत भी करने लगे थे। वर्ष 1915 में उन्होंने नायर सर्विस सोसाइटी का गठन किया था। इसका उद्देश्य समुदाय को आधुनिक शिक्षा, सकारात्मक दृष्टिकोण, उद्देश्य के प्रति समर्पण का भाव और प्रतिस्पर्धी बढ़त प्रदान करना था। वे वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने त्रावणकोर राज्य कांग्रेस के आंदोलन में भाग लिया था। वर्ष 1966 में पद्म पुरस्कार, भूषण पुरस्कार और भारत केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सामाजिक सुधार और सामुदायिक सशक्तिकरण। वह सामाजिक सुधार के प्रबल पक्षधर थे और उन्होंने केरल में मौजूद जाति आधारित भेदभाव व असमानताओं को समाप्त करने के लिए काम किया। वह नायर समुदाय को सशक्त बनाने में विश्वास करते थे और उनकी शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए काम करते थे। सत्येंद्र नाथ बोस 1894 से 1774। 1 जनवरी को उनकी 129वीं जयंती मनाई गई। प्रमुख उपलब्धियां। उनका कार्यक्षेत्र सैद्धांतिक भौतिकी से संबंधित था। उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी और क्वांटम सांख्यिकी के विकास में मौलिक अवधारणात्मक योगदान दिया था। उन्होंने आइंस्टीन के साथ काम किया था और दोनों ने मिलकर बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी विकसित की थी। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स विद्युत गतिकी के संदर्भ के बिना ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए प्लैंक का नियम प्रतिपादित किया था। यह नियम किसी भी गर्म वस्तु पिंड द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के स्पेक्ट्रम को संदर्भित करता है। वे मॉरिस डी ब्रोगली की प्रयोगशाला से जुड़ गए थे। यहाँ उन्होंने एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्रिस्टलोग्राफी की तकनीक सीखी थी। उन्हें वर्ष 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वैज्ञानिक सोच और ज्ञान। उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में अपने शोध के जरिए लगातार योगदान दिया। बाद में 1986 में उनके शोध के आधार पर कलकत्ता में संसद के एक अधिनियम द्वारा एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज की स्थापना की। इस तरह से ये समाप्त होता है।